क्या था क्वेश्चन कल का? एक्स कंपेयर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाले थे, है ना? कंपेयर करने वाली आज तक जितना चीज़ मिली है, तो पहला ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन में मिला है, सुनो, वेक्टर में मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में मिला है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। और कहीं कंपेयर करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हाँ दोनों साइड इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे। एक साइड में वेरिएबल होना जरूरी है, एक साइड में कांस्टेंट टर्म रहेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। अब दोनों साइड में नंबर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कहोगे 7s प्लस 9y। अब दोनों साइड से हम कंपेयर करेंगे तो आएगा 3 बराबर 7, ये अर्थहीन राशि नहीं है, 3 7 के बराबर होगा, 4 बराबर 9। क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि कंपेयर करने पर क्या होगा, पर इसका आंसर नहीं है, कुछ अर्थहीन राशि है, क्योंकि कंपेयर करोगे भी तो 3 बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, 4 है y कोफिशिएंट, तो 4 बराबर 9 आ जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। और यहाँ एक है, जैसे मान लो px है और यहाँ qy इज इक्वल टू 7x प्लस 9y है, तो यहाँ कंपेयर कर सकते हो, p बराबर 7 रख दो और q बराबर 9 रख दो। ये q है ना, ये 9 है और ये q है, तो q बराबर 9 रख दोगे तो दोनों साइड सेम हो जाएगा। जो अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल जो लिखी है, हाँ, एक साइड में वेरिएबल होना जरूरी है, एक साइड में नंबर हो तो ठीक है, पर दोनों साइड में नंबर है तो कंपेयर करो तो इक्वल कहाँ आएगा, है वो पहले नहीं दिख रहा कि ये दोनों इक्वल नहीं है किसी हालत में। पर यहाँ पे जैसे PS प्लस क्यू बाई इक्वल टू 7s प्लस 9y है, तो कहा जाए कि ये P और Q की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया कि 7 प्लस 9 रूट 2 ऐसे है, a प्लस b रूट 2 है मान लो ऐसे, और फिर यहाँ पे है 7 प्लस 6 रूट 2, तो यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। a बराबर 7 लिख दोगे, b बराबर 6, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। रूट 2 होना जरूरी है, पर ये नहीं है कि यहाँ पे a प्लस b रूट 2 है। अब यहाँ पे 7 प्लस और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7 प्लस 6 है और यहाँ रूट 3 कर दो, तो कहोगे अब क्या होगा, अब बताइए। यहाँ कुछ नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 होना जरूरी है, तब कह पाओगे कि a बराबर 7 होगा, b बराबर 6 होगा, तब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। पर रूट 3 हो ही नहीं सकता ना, यहाँ रूट 2 हो यहाँ रूट 3 हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कि गलत है, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका मतलब, ठीक है। कब सही माना जाएगा, जब यहाँ भी रूट 2 रहेगा तब। पर पूछ तो सकते हो ना कि रूट 6 होगा तो क्या करेंगे, गलत है, अर्थहीन है, क्वेश्चन है गलत है, ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। अब देखो क्या बता रहा था, हाँ x कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, देखो चौथा पार्ट, तीन पार्ट बताए थे कल, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y, इसको तो नहीं बताए थे, 3 प्लस आयोटा माइनस 6 ऐसे है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। अब इसको ब्रैकेट खोल लो, अभी 4x प्लस 3x माइनस y कॉमन आयोटा, और ये क्या होगा, 3 लिख लिए और माइनस 6 आयोटा ऐसे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते, हाँ इसमें तो रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट ये, इधर रियल पार्ट देख लो, ये इमेजिनरी पार्ट है ना। तो यहाँ रियल पार्ट 4s है, इसका रियल पार्ट 3 है, तो 4s इज इक्वल टू 3। आपको s और y की ऐसी वैल्यू निकालना है ताकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 4s के स्थान पे 3 रखना होगा और 3s माइनस y के स्थान पे माइनस 6 रखना होगा। ऐसी s y की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो बाई कंपेयरिंग रियल एंड
imaginary part on both side, तो यहाँ पे क्या होगा 4x इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, इसके नीचे 1 लिखो, 4 एलसीएम, तो 9 और 6 चौको 24 इज इक्वल टू वाई, 24 और 9 क्या होगा 4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, हेंस एस इज इक्वल टू 3/4 और वाई इज इक्वल टू 33/4। एस और वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे इधर, तो दोनों साइड सेम हो जाएगा, दोनों साइड सेम। लिखिए अब लिखो आगे चीज, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। जैसे सुन लो, इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा 9वीं क्लास में पहुंचते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की, किसी प्लेन में दो प्रकार की लाइन होती है, एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरे को वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। इससे जो प्लेन बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट लें, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करो, पीएम और पीएन। ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई है, ठीक है। तो एक्स कामा वाई इस पॉइंट का कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कहलाता है पॉइंट पी का एब्सिसा और वाई कहलाता है पॉइंट पी का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्स डैश, एक्स को वाई और वाई डैश कहते हैं, ठीक है। अब एक्स डैश वाई डैश को ना लेकर के हम क्या ले लें, एक रियल एक्सिस ले लें, रियल एक्सिस, एक ले लें इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब इससे जो प्लेन बनेगा उसको कहते हैं, इसको तो कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसको अर्गेंड, अर्गेंड प्लेन, प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। इस प्लेन में जो नंबर होंगे, इसमें कोई पॉइंट होता है तो कैसे होता है 2, 3, 7, इस टाइप का पॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट होंगे किस टाइप के होंगे, 2 + 3 आयोटा, 7 + 5 आयोटा, 6 + 2 आयोटा, 9 + 7 आयोटा, इस टाइप के पॉइंट इसमें होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को, और जेड मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर दें, एक्स रियल एक्सिस में और इमेजिनरी एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, अब इसी का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, एस कामा वाइन हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओ को पी से मिला दो, ओ को पी से मिला दिए, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस कहलाता है।
क्या कहलाएगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस, और ये लाइन ओपी जो है वह रियल एक्सिस के साथ एंगल जो थीटा बनाती है, इस थीटा को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गूमेंट। क्या कहते हैं, आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा और इसको ओ से पी तक की डिस्टेंस को आर से डिनोट कर लेते हैं, तो आर कहलाता है मॉडुलस और ये थीटा कहलाता है आर्गूमेंट। क्या कहलाता है, आर्गूमेंट, ठीक है। तो क्या बोले, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि कोई पॉइंट लेते हैं एस प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई पॉइंट पी है या जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वे कहलाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस है, और ओपी के द्वारा रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल क्या कहलाएगा, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। तो यदि हम इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये होगी बाई। तो यहाँ पे यदि आपको आर निकालना है तो पीजीटी लगा दोगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ होगा एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो आर को हम मॉड ऑफ जेड भी लिखते हैं, आर को मॉड ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस, जेड का मॉडुलस। तो मॉड ऑफ जेड भी लिखते हैं और आर भी लिखते हैं। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एस क्या है, रियल पार्ट, और बाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट लगा दो, तो क्या आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास जेड इज इक्वल टू आपके पास है 3 + 4 आयोटा, तो जेड का मॉडुलस निकालोगे तो क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस क्या है, 5 है, ठीक है ना। सपोज करो कि यदि मान लो जेड इज इक्वल टू क्या है, आपके पास है 1 + आयोटा, तो जेड का मॉडुलस निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2 होगा, तो रूट 2 आ जाएगा। तो ये मॉडुलस हो गया। लेकिन यदि आपको थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए ये साइड इस साइड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थीटा tan थीटा से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बाई और एस है, बाई और एस का उपयोग करके थीटा निकालना है। तो बाई और एस की मदद से थीटा निकालना हो तो दो चीज़ें आपके पास हैं, एक है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan थीटा से निकाल सकते हो, cot थीटा से निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब दी रहेगी तो आपको एस बाई पता रहेगा, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 + आयोटा, इसका मतलब एस की वैल्यू 1 है और बाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आपको एस और बाई पता है, तो एस और बाई पता है, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर बेस पता है, और परपेंडिकुलर बेस की मदद से निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो क्या होगा, या तो cot थीटा लगाओगे या कि tan थीटा लगाओगे, ठीक है। तो tan थीटा लगाओगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यदि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू जैसे आप निकाले तो बाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बाई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 है, तो 1/1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45। तो ये 45 डिग्री क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट हो गया, पूर्णांक हो गया, हिंदी में बोलते हैं। मॉडुलस को हिंदी में मापांक बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, आर्गूमेंट और मॉडुलस निकाल सकते हो। हाँ, मॉडुलस और आर्गूमेंट। यदि मान लो मॉडुलस आर्गूमेंट निकाल लिए तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में लिख दिया जाए, आर और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ आर की वैल्यू जैसे √2 आई है, थीटा की वैल्यू 45 आई है, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दें, √2, और यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे लिख दें π/4। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियन में चेंज कर दें तो 45 में π/180 का गुना कर दोगे तो रेडियन में बदल जाएगा। जैसे पैसा होता है, रुपया होता है, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे को रुपए में 100 को भाग देना पड़ता है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पे एंगल को नापने के दो इकाई होती हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो डिग्री तो आप पढ़ चुके हो, रेडियन शुरुआत में 3rd चैप्टर में था। तो यदि डिग्री में वैल्यू दी गई है, मान लो 45 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, π/180 का गुना कर देते हैं। तो 45 चौको 180, तो π/4 रेडियन आ गया। रेडियन को c लिखते हैं, डिग्री को 0 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो π/4 रेडियन आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 45 अंश को π/4 भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस √2 था, इसी का आर्गुमेंट π/4 था, तो 1 प्लस आयोटा को जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, 3 नाम है इसके, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं, इसी को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, और इसको को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। सपोज करो 1 प्लस आयोटा है √2 है, ये जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2, आयोटा 1/√2, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? √2/√2 और प्लस आयोटा √2/√2, कट गया ये, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, वही आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये इस फॉर्म में जब लिखा था तो ये मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आर्गुमेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म क्योंकि आर और थीटा के रूप में था। पोलर फॉर्म कहते क्यों हैं? क्योंकि आप ये जानते हो कि जैसे कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है SY, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन यदि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस R हो और इसके द्वारा बनाया गया एंगल थीटा हो, तब इसी को इस रूप में लिख दें R और थीटा, तो ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये R और थीटा के रूप में इसको लिख दिया गया, R और थीटा के रूप में लिख दिया गया, इस वजह से इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। R थीटा क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। SY क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो X कहलाता है एब्सिसा पॉइंट P का, Y कहलाता है ऑर्डिनेट पॉइंट P का, ठीक है। लेकिन R ये कहलाता है वेक्टोरियल रेडियस और वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल रेडियस वेक्टोरियल एंगल कहलाता है, ठीक है। तो R और थीटा के रूप में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को R और थीटा के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो गया? पोलर फॉर्म, ठीक है, समझ गए। कार्टेशियन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं। कार्टेशियन में क्या करते हैं कि प्लेन में कोई पॉइंट लेंगे और वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तब परपेंडिकुलर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको S कहेंगे, और ये वाली डिस्टेंस है, ये मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दिए तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? बाई। तो ये जो डिस्टेंस ये होगी वही ये भी होगी, इसीलिए यहाँ बाई लिख देते हैं। तो SY जो SY की जो डिस्टेंस है उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगा? पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब इसमें हम वो वाला ओरिजिन से डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा सकते हैं, √x² + y²। ओरिजिन किसमें? सर यही जो आप बता रहे थे रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस वाला, सर इसमें लगा ओरिजिन से वो पॉइंट P का डिस्टेंस वाला फार्मूला। हाँ हाँ, वहाँ लगा सकते हैं। ऑर्डर पेयर के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे तो वही कन्वर्ट हो जाएगा फिर जैसे पहले था। जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ना था, इसको लिखोगे S + आयोटा y, तो इसका ऑर्डर पेयर तो क्या होगा? S, y, S, y, वही वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ चलो लिख लिए इतना, अभी लिखे कहाँ? अभी तो बोले हैं सब। अब लिखने वाली चीज लिखो, जो बोल गए उसको थोड़ा ढंग से लिखे भी देते हैं ना। लेट Z = S + आयोटा b be any complex number which represent a point P on the complex plane, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उस पॉइंट का नाम क्या रख लिए? P, ठीक है। ये Z भी लिख सकते हैं ऐसे, इसी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Px + आयोटा y भी लिख सकते हैं,
इसी को पी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यस कल तो देख ही चुके हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एस प्लस आयोटा बाई है तो उसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है तो एस कामा बाई लिखते हैं, बताए थे ना। ठीक है, या पी जेड भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है किसी पॉइंट को, ये ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम सर क्या था? अर्गैंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये तो अभी आपको छोटी चीज बता रहे हैं। फिर आगे हम सी देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, किताब है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी बुक है। अभी तो थोड़ा सा आप ABCD सीख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्वेश्चन तो बड़ी लगे। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू S प्लस आयोटा B बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट P ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन रियल एक्सिस। ज्वाइन OP। clearly OM is equal to X, PM is equal to Y। in right triangle OMP by PGT OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP का स्क्वायर तो OM क्या है, S का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को कहते हैं R, इसी को कहते हैं मॉड ऑफ Z। OP का मतलब इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस ही कहलाएगा, इसका मॉडुलस मापांक है ना। डिस्टेंस से क्या होगी, O से P तक की, O ऐसे निकालेंगे रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मदद से। Here OP is equal to R is equal to mod of Z is equal to under root x square plus y square is called modulus of complex number Z, complex number Z। if OP makes angle theta with real axis, if OP makes angle theta with real axis, then theta is called argument of complex number Z, complex number Z। It is denoted by
बाई ए आर जी, इतना लिख देते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड, इतना भर लिखेंगे, पूरा नहीं लिखते। ए आर जी ब्रैकेट के अंदर जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड, एंड डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे? यहाँ थीटा बना दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई है बेस एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, समझ गए? तो ये आर्गूमेंट हो गया जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड इसी को बोलते हैं, थीटा को। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स व्हेन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन पॉइंट P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो प्रथम चतुर्थांश है, जानते ना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, अब देखो जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कंटेन हो, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कंटेन हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कंटेन हो, तो उसके लिए 4 पॉइंट याद रखना होगा, तब आप आर्गूमेंट उनका भी निकाल सकते हो। ठीक है, पर आर्गूमेंट निकल गया है, पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कोर्स में दिया नहीं है, पिछले साल से हट गया है। ठीक है, सिर्फ मॉडुलस भर दिया है, जितनी दिमाग वाली चीज़ है सब निकाल दिया है, सब लॉलीपॉप रख दिया है। बाद में आगे दे भी देगा। हाँ, आगे यूज होगा, पर सब लोग कहेंगे कि 11th में पढ़ चुके हो, पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा 11th में, और फिर आगे है नहीं कहीं, आगे फिर उसका यूजे आया होगा कहीं, आइए बोला जाए कि 11th में पढ़े हो आप। हैं भाई, आप भले ये वहाँ नहीं कह सकते कि हाँ 11th में से हट गया, पेपर में आएगा, हाँ आएगा ही, एग्जाम में आएगा ही, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा। हाँ, यहाँ हटा दिया, तभी ना किताब चेंज होने वाली है, अगले साल सब किताब चेंज हो जाएगी, बहुत आप विषमताएँ हैं। अभी तो चेंज हुई थी शायद, अभी कहाँ, 2004 से किताबें चेंज नहीं हुई, वो पब्लिश हो जाएगी। ये एनसीईआरटी किताब चेंज नहीं हुई थी, पहले क्या है एमपी बोर्ड की लगती थी, एनसीईआरटी लगा दिए थे, एनसीईआरटी 2004 से चल रही है वही, अभी प्रिंट होते जा रहा है। पिछले साल तीसरी क्लास की चेंज हुई थी एनसीईआरटी किताब, इस साल चौथी, पाँचवीं और हाँ पिछले साल तीसरी छठवीं चेंज हुई थी। मैथ चेंज हुई थी बोल रहा थी वह शुभम वाला, मैं तो चेंज हुई थी, उनसे दीदी से ले लिए थे, फिर कहाँ लिए थे, तो वो कैसे बोल दिया, हाँ चेंज तो नहीं हुई थी, वही लिए थे। तो सीएससी बोर्ड कुछ नहीं रीड करता, वो लगता है पूरा रखता है, उधर के बच्चे को सब बनता है, तो ना उनका सिलेबस भी बहुत व्हाट्सएप की एक चैप्टर, जैसे हमारे में एग्रीकल्चर कितना 4-5 पेज का होगा, उनके में एक चैप्टर पूरा भरा है, इतना मोटा होगा उसका, ऐसे होता है। लिख लेते ना, कहाँ लिखा है, ये इधर tan इनवर्स, जैसे मान लो ऐसे है आपके पास AB इज इक्वल टू C, ठीक है, तो इस A को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 1/A होगा कि नहीं, होगा ना। अब ये भी पढ़े हो कि जब 1/A की पावर n हो तो ऊपर ले आते हो तो A की पावर -n हो जाता है, 1/A की पावर 2 हो तो ऊपर ले आते A की पावर -2 हो जाता है, 1/A की पावर 3 हो तो ऊपर ले आते A की पावर -3 हो जाता है, तो 1/A की पावर 1 हो तो ऊपर आए तो क्या होगा, A की पावर -1 नहीं होगा। तो वही थी है, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन एस, तो समझने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो, थीटा तो 1/tan करना पड़ेगा, तो बाई अपॉन एस, तो 1/tan ऊपर चला गया तो क्या होगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ऊपर वाला लिखा नहीं गया, तो डायरेक्ट एक्सप्रेस। हाँ, तो इसको लिखते नहीं है ये वाला, ठीक है, समझ सकते हो आप,
जैसे यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन एस, तो tan को उधर ले जाओगे तो 1/tan होगा। 1/tan को ऊपर ले जाओगे तो tan की पावर क्या हो जाएगा? जैसे 1/a को ऊपर ले गए तो क्या हुआ? 1/a को ऊपर ले गए तो क्या हुआ? एक कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 ना माना जाएगा, तो ऊपर गए तो इनवर्स हुआ। उसी प्रकार यहाँ tan 1/tan है तो ऊपर जाए तो क्या होगा? tan इनवर्स। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फिर फाइंड करेंगे तो x ऊपर चलेगा, y नीचे आ जाएगा। तो जब tan x अपॉन y अपॉन x की होल पावर -1 हो जाएगा, फिर उसका x और y ऊपर नीचे हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब tan बाई अपॉन एस की पावर -1 हो तब ऐसा होगा, 1 हो जाएगा tan बाई। ऐसा तो होगा नहीं कभी। सर ये अलग है क्या सर? हाँ वो अलग है, फिर आगे डिटेल पढ़ोगे, ब्राह्मी का सेकंड चैप्टर में है डिटेल। पर यहाँ पे इतना भर जानो कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स बाई अपॉन एस, ये कि tan थीटा की मदद से थीटा निकाल लो, हो गया। ना लगाओ उधर tan इनवर्स, क्योंकि थीटा है ना आर्गूमेंट, इसलिए तो हमको थीटा दिखाना पड़ा। आप थीटा की वैल्यू तो tan थीटा इक्वल टू बाई अपॉन एस की मदद से भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स का यूज ही ना करो चाहे, ठीक है, तब भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। When theta lies in first quadrant, अब लिखो नोट्स फर्स्ट, नोट फर्स्ट, इफ पॉइंट P lies in second quadrant, then argument of z, then argument of z is equal to पाई माइनस थीटा होगा। नोट सेकंड, इफ पॉइंट P lies in third quadrant, then argument of z माइनस पाई प्लस थीटा होगा, याद रखना इसको। नोट 3, इफ पॉइंट P lies in fourth quadrant, then argument of z, that is argument of z is equal to माइनस थीटा, इधर माइनस थीटा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक नोट। हाँ फट थीटे वाला रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे उसमें। नोट 4 लिख लो, नोट 4, आर्क और यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। It is also called modulus argument form, or trigonometric form, of complex number z, complex number z।
लिख लेते ना। Yes. अच्छा लिखी नहीं, इधर लिख रहे हो अभी, है ना। जीप क्या लिखे हैं? जीप क्या लिखे ऑफ ये आर्गुमेंट ऑफ जीप क्या लिखे हैं? दैट इज आई ई आर्गूमेंट ऑफ जेड, शार्ट में लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस थीटा। दैट इज आई ई नहीं यूज किए हो आज तक, अर्थात Exactly. जैसे हिंदी में नारद जी उपयोग अर्थात महादेव अर्थात, तो that is what- हाँ दैट इज पढ़ते हैं। दैट इज की अर्थ होता है दूसरे शब्दों में, इसी को हम आर्गूमेंट ऑफ जेड कहें चाहे ऐसे लिख दें शार्ट में। सर मैं अभी तक तो उसको एग्जांपल समझ रहा था ये। आई का मतलब होता है अर्थात, सर मैं भी एग्जांपल समझ एग्जाम्पल नहीं, उसका मतलब होता है अर्थात। अर्थात जानते हो ना, दूसरे शब्दों में पर्यायवाची, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों चीज़ बताते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, फाइंड द मॉडुलस आर्गूमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर ये लग ही रहा है बड़ा है, पर मेरे हिसाब से बहुत इजी हो रही है। कठिन तो कुछ नहीं है यार इसमें। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। ऐसे रोज पढ़ने आओ, हर संडे टेस्ट देने आओ, आप एमएससी तक मैथ पढ़ लोगे, आपको फील ही नहीं हो कुछ कठिन है, सब कुछ आसान है। रोज का रोज भर पढ़ते रहो। कठिन उनके लिए होता है कि आज शादी में चले गए थे, बर्थडे में चले गए थे, नानी के चले गए थे, कतरा खाने चले गए थे, ये सब करते रहोगे तो सब कठिन हो ही जाएगी। और जो लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, यहाँ ट्यूशन सिर्फ किस दिन बंद करो, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो आप खुद, और कोई दूसरा हो तब भी आओगे, घर के सदस्य हो तो आओगे, पर आप खुद एडमिट हो तो नहीं आ सकते, ठीक है। 2 वजह होनी चाहिए ट्यूशन ना आने की वजह 2 हो। एक ये हो कि हॉस्पिटल में आप खुद एडमिट हो, और दूसरी ये होगा आप खुद की शादी हो रही हो। तो खुद की शादी होगी नहीं अभी, तो एक ही वजह है बच्ची। सर मैथ वाले टीचर तो आ जाते कभी भी, सर शादी चाहिए शादी होगी तो जैसे मान लो भाई की तो शादी हो जाएगी, पर आपकी नहीं होगी यदि आप नहीं जाओगे तो वहाँ ज़रूरी है कि नहीं, बहन की भी शादी हो जाएगी। सर अब्दुल कलाम भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, तो ये विशेषता होनी चाहिए। पता है ना, तो एक बार एक दिल्ली के एक फंक्शन में गया था, तो अमेरिका से एक आदमी आए थे, तो वे बोले कि हम पिछले 60 सालों में, उनकी हर संडे क्लास होती थी, तो बोले 60 सालों में हम 2 संडे की क्लास मिस किए हैं। एक संडे मेरे पिताजी का देहांत हो गया था तो मैं नहीं जा पाया था, और दूसरे संडे क्या है, एक संडे ऐसा था कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, नहीं गया था। और 2 ही के, और कोई संडे मिस नहीं होता 60 सालों में। वजह देखो कितनी ज़बरदस्त है, हैं? ये नहीं है किसी के बर्थडे में चले गए थे नहीं आए थे, ये नहीं बोल रहे हैं कि बहन की शादी थी तो नहीं गए थे मीटिंग में, ठीक है, ये भी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बहन की शादी थी, कि बहन की भाई की शादी थी, कि पापा की तबीयत खराब थी, पापा के ये तो नहीं आए थे। वजह क्या है, एक से पिताजी का देहांत हो गया था नहीं आए थे, दूसरी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल में थे। सर कौन है? विलब्रेट उनका नाम है। तो वे बोले कि इसकी वजह से हमारे अकाउंटेबिलिटी की वजह से, मैं बोला कि वो बोल रहे थे कि हम 1983 में एक ही दिन 2 फरारी कार खरीदे थे, एक वाइफ के लिए और एक अपने लिए, और कैश, किस्त में नहीं, कैश खरीदे थे
2 फरारी कार, एक वाइफ के लिए एक अपने लिए, ठीक है। और फिर 2087 में खरीदे थे जंबो जेट विमान, पर्सनल हेलीकॉप्टर। तो ये अकाउंटेबिलिटी की वजह से, तो वे अकाउंटेबिलिटी आप भी यदि आप रखते हो इसी प्रकार का, तो आप भी उसी लेवल का बन जाओगे उस। हाँ, यही आप आज अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पाता है ना सब कोई, ठीक है। और रख कह नहीं पाता क्योंकि संगत नहीं मिली रहती है आदमी की। जैसे संगत में रहती हैं तो इस प्रकार का आदमी बन जाता है। जैसे आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि आप इतनी 10वीं में हम ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं, और ये चीज़ें हमको अब तक में जानकारी हो पाई, कितने साल बीत गए। आप चाहो तो इस अनुभव का लाभ उठा करके पता नहीं कहाँ चले जाओगे मेरी अवस्था पहुँचते पहुँचते, कि नहीं। तो आप लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि बहुत कीमत चुका चुके होंगे, मेरी की तुलना में ज़्यादा संस्कार ज़्यादा रहा होगा, मम्मी पापा कोई पुण्य का काम किए रहे होंगे जिसकी वजह से आपको कम अवस्था में आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किताब आपकी लक्ष्य किताब, लेने वाला हूँ। हाँ, तो एक किताब आप भी खरीद लेना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, लक्ष्य किताब। उसको आप पढ़ते रहोगे तो आपकी सोच बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, तो और अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका फिर आगे भी, ठीक है। और एक दिन बताया ना, एक आध दिन और डिटेल में पढ़ने होने के बारे में, हाँ, तो खरीद लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, दिया है गिवन ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 1 plus iota. To find the modulus argument and polar form of complex number. आर्गुमेंट, ठीक है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 1 plus iota with z is equal to s plus iota y, we get तो x is equal to 1 और y is equal to 1, then the modulus of z is equal to mod of z is equal to, इसी को r भी कहते हैं, is equal to रूट ऑफ क्या फार्मूला बताए हैं, s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 1, तो क्या होगा √2, ये मॉडुलस आ गया। अब देखो यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉइंट पी कहाँ कंटेन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका आर्गुमेंट थीटा ही होगा, क्या होगा, थीटा ही होगा। हाँ, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो क्या लिखोगे, सिंस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, तो क्या लिखोगे, सिंस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, फिर आगे बताएंगे उस डिटेल, आज है ना पूछ लो, नहीं तो कल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप 3rd चैप्टर पढ़े भी नहीं हो तो कठिन फील होगा भी आपको। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखो, सिंस रियल पार्ट, कल बताएंगे डिटेल, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज पॉजिटिव, it means point lies in first quadrant, so argument of z is equal to
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एक्स। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स बाई की वैल्यू भी 1 और एक्स की वैल्यू भी 1, तो tan इनवर्स लिख दोगे ये 1, यहाँ tan इनवर्स लिख दोगे tan 45 1 के स्थान पे, है ना। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो 45 बचेगा। 45 को लिख सकते हैं 45 गुणे पाई बटे 180 ताकि रेडियन में बदल जाए। 45 चौको तो पाई अपान 4, ऊपर सी लिख दो। सी का मतलब रेडियन पढ़ते हैं, 0 का मतलब डिग्री पढ़ते हैं। ऊपर 0 लिखा तो डिग्री पढ़ते हैं, सी लिखा है तो रेडियन पढ़ते हैं। तो आर्गूमेंट क्या होगा, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, सो पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर हेंस पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या होगा, आर के स्थान पर √2 और cos पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म है। कौन वाली, हाँ रेडियन में ही रखना है। 11th क्लास के बाद जितना एंगल मिलेगा सब रेडियन में ही रखना है। 10th तक डिग्री में लिखते थे क्योंकि रेडियन पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो मॉडुलस क्या हो गया, हेंस आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे, हेंस मॉडुलस, मॉडुलस मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या था, √2 आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो क्या हो गया, पाई बाई 4 रेडियन, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या लिखोगे, √2 और cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 रेडियन। ये हो मॉडुलस, आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म तीनों लिख दिए गए। ठीक है, अब कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसका मॉडुलस, आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे कि कल देखेंगे। ठीक है, इसमें समझाने की क्या बात है। आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा का फार्मूला बताया था, tan इनवर्स बाई अपान है। tan इनवर्स लिख दिए, बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यह रियल पार्ट एस है, इमेजिनरी पार्ट बाई। इसको हमें जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा बाई से कंपेयर करेंगे। इसको जेड इज इक्वल टू किसको, 1 प्लस आयोटा 1 को। ठीक है, जैसे इज इक्वल टू 1 बाई इज इक्वल टू 1 है ना आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला तो पहले ने बताया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एस होता है। tan इनवर्स लिखिए, बाई का मान 1 है, एस का मान भी 1 है, और 1 अपान 1 तो 1 आएगा। पिछले साल पढ़े थे 1 किसका मान होता है tan में, 45 का। तो tan इनवर्स tan, तो जैसे कहीं पे लिखा है a इनवर्स a, तो क्या लिख सकते हो, 1 अपान a इंटू ए, तो a कट न जाएगा। तो tan इनवर्स tan कट गया तो 1 आया, तो उसको काट के दिखाए नहीं क्योंकि संख्या नहीं है, फलन है। संख्या होता तो काट के दिखा भी देते, फंक्शन को काटते नहीं, डायरेक्ट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हट गया, तो 45 डिग्री बचा। वो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए करते हैं पाई बटे 180 का गुणा। ठीक है, तो पाई बाई 4 रेडियन आ गया। पोलर फॉर्म, तो मॉडुलस आर्गूमेंट की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो पोलर फॉर्म आ गया। इससे कोई एक्सरसाइज नहीं चाहता, मॉडुलस भर का है, सब में मॉडुलस निकालने के लिए पूछा है। पहले आर्गूमेंट भी निकालने के लिए पूछा था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल पहले से जब से कोरोना के बाद कोर्स लगा तो उसको हटा दिया गया आर्गूमेंट में। ठीक है, तो ये आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हो, बालों को समझ में आपके अच्छे नहीं आया। हम वीडियो भेजेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसमें 60-70 फार्मूले हैं छोटे छोटे,
तो उसको समझ लोगे वो वाला वीडियो, तब कल जब समझाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आएगा। जब उसमें उस फार्मूले की ज़रूरत है जो पहले दिन आपको बताए थे, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कैसे पता चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कंटेन है पॉइंट, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो आर्गूमेंट पर ये कोर्स से हटा है, ठीक है, समझा रहे हैं। आप लोग स्पेशल स्टूडेंट हो, इसलिए कमज़ोर वाले होते तो समझोगे न करते। हाँ, वो कहते हैं वो सब्जेक्टें चेंज कर देते। एक दिन हम ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे ऐसे आर्गूमेंटा मॉडुलस, उसी दिन नया लड़का कोई आया, वो एक दिन क्लास अटेंड करने के बाद दूसरे दिन से वो सब्जेक्टें चेंज कर दिया, बायो ले लिया। अरे 2-3-4 साल पहले की बात है। हाँ, तो आप लोगों का स्टैंडर्ड हम जानते हैं, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं और डिटेल बताने की कोशिश भी करते हैं, पर स्टूडेंट का लेवल देख के फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मैथ लाइन लायक रहते नहीं पर ले लिए रहते हैं, तो उनको यदि हम जो कोर्स से बाहर की चीज़ें बताएंगे जानकारी वाली, तो वो तो उनका ऊपर से जाएगा, ठीक है। वो किसी तरह से पास हो गए हैं पर मैथ भी ले लेते हैं, 10th में वो पास होते ना ढंग से, पर वहाँ पास करा दिया गया, परसेंट भी अच्छा आ गया। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे नहीं होता, नकल करा दिए 90% आ गया मतलब। हाँ, और वैसे ढंग से परीक्षा लीजिए तो 8वीं में फेल हो गए होते हुए और 90% 10वीं में ले आए हैं अभी, ठीक है। सरस्वती स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में देखा हूँ, ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ में आगे न करेगी। अब आप लोग जानते हैं कि किस लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है। इसलिए हम इस साल इतना अच्छे से मैथ पढ़ाएंगे कि आज तक कभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत सालों बाद मिले हो, ठीक है। बहुत सारे आप पहले टॉपर होते थे कोरोना के पहले, पर कोरोना के बाद बहुत कचड़े मिले लड़के। ठीक, सोमिल पिछले साल था, सोमिल के देखे नंबर देते थे 100 पाता था, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, ठीक है। ठीक है, जाओ, हो गया। क्या है आपको पूछना, हम जो बोल दिए थे गलत है बोल दिए आप, ऐसा अब क्या जानो, कुछ पूछना क्या सही होता क्या गलत होता, पूछना स्वाभाविक है आपकी बात, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिए। स्टूडेंट अब क्या जाने के क्या चीज़ होता क्या नहीं होता, आपको समझाना तो हमारा काम।